हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 4 के बारे में। अब लास्ट एपिसोड के एंड में आपने देखा था कि किस तरह से ग्राविक ने गाया को मार दिया था और उस वक्त सबको लग रहा था कि गाया जो है वो मर चुकी है। लेकिन एपिसोड की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि गाया ने उस साइंटिस्ट को एज्यूम करके, जो साइंटिस्ट एक्चुअली में ग्राविक की मदद कर रही है सुपर सेल्फ को बनाने में, उस साइंटिस्ट को एज्यूम करके उसका डाटा निकलवाया था और कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर वो लेकर आई थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुरुआत में भी दिखाया जाता है कि गाया के पास भी एक्सट्रीमिस्ट की पावर्स है और वो जिंदा हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि क्या एक्सट्रीमिस्ट की पावर जिसके पास भी है, क्या वो जिंदा हो सकता है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आयरन मैन 3 में सारे लोग थे वो क्यों जिंदा नहीं हुए स्पाइट ऑफ गेटिंग मर्डर्ड बाय आयरन मैन? तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। हालांकि हो सकता है कि यहाँ पर ग्राविक ने जो एक्सट्रीमिस्ट था उसकी जीन्स को आइसोलेट करके उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स मिला के, अपनी पावर्स को मिला के कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया हो जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट की पावर है वो और ज्यादा बड़े लेवल पर और ज्यादा अच्छे लेवल पर मैनिफेस्ट हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आयरन मैन 3 के टाइम पे जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट था ना वो ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन यहाँ पर ग्राविक और साइंटिस्ट ने दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा एक्सट्रीमिस्ट का वर्जन बनाया है जो कि एक्चुअली मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। और हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा भी था कि जब टैनोस जो है वो ग्राविक के हाथ में चक्कू मारता है तो ग्राविक का हाथ जो है वो जुड़ जाता है। तो सेम इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाया है वो जिंदा हो जाती है। तो हाँ, ये चीज तो क्लियर है कि एक्सट्रीमिस्ट अभी फिलहाल जिसके पास भी होगा वो मर नहीं सकता। और एपिसोड के एंड में हमने देखा कि किस तरह से जो ग्राविक है ना वो टैनोस को मार देता है एक चक्कू से। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि क्या टैनोस के अंदर भी हमारे एक्सट्रीमिस्ट है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ सीन के अंदर और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि गाया जो है वो टैनोस की बॉडी को पकड़कर रोने वाली है। और ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देखा हुआ है कि किस तरह से जो गाया है ना वो टैनोस की बॉडी को पकड़ के रो रही है। ये तो हमें पता था कि गाया और टैनोस जो है वो साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि गाया ने टैनोस को बोला था कि ग्राविक ऑलरेडी अपना जो पूरा प्लान है ना उसको फ्रूशन करने वाला है, तुम्हारे पास क्या प्लान है? क्योंकि आज के डेट में स्क्रोलर्स की जो लोग हैं यानी स्क्रल है जो सारे के सारे वो टैनोस पे बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्राविक पे बिलीव करते हैं। तो गाया भी इस बात से अनजान है कि उसके फादर का प्लान क्या है और इसी प्लान के चक्कर में बेचारे एंड में टैनोस की मर्डर हो जाती है। और तो ऑब्वियसली ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एपिसोड 5 के अंदर कि भाई जो ग्राविक है वो एक्चुअली में टैनोस को मारने में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। ऑनेस्टली आई थिंक दिस द एंड ऑफ टैनोस, क्योंकि मुझे लगता है टैनोस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आगे ज्यादा नहीं चल सकता फॉर द फ्यूचर। पेन मेंडलसन जो है वो ग्रेट जॉब कर चुके हैं 2-3 बार इस कैरेक्टर को प्ले करने में। आई हाईली डाउट कि वो फ्यूचर के अंदर रिटर्न करेंगे। सो आई थिंक इफ यू आर टेकिंग द क्वेश्चन कि टैनोस मर चुका है या नहीं, तो मेरे ख्याल से द टेक अवे ऑफ दिस एपिसोड इज कि टैनोस जो है वो खत्म हो चुका है और एंड में जो टैनोस है वो मर चुका है। तो एपिसोड के अंदर 2-3 चीजें हैं जो कि हमें कंफर्म करके बता दी गई है। पहली चीज तो ये है कि जो प्रिसिला है वो एक्चुअल में ग्राविक के लिए काम कर रही थी, बहुत टाइम पहले से 1990 से काम कर रही थी ग्राविक के लिए। एक्चुअल में जो प्रिसिला है वो कोई एक साइंटिस्ट थी या एक डॉक्टर थी जो कि मर गई थी, और ये स्क्रल जो थी ना, इस स्क्रल ने, जिसका नाम आई थिंक वेरा है आई गेस, उसने उसका फॉर्म ले लिया और फ्यूरी से जानबूझकर प्यार करने का नाटक किया। उसके बाद धीरे धीरे इनको प्यार भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्यूरी है ना उसको पता चल चुका था कि ये जो है ये एक रियल पर्सन नहीं है, ये एक स्क्रल है। लेकिन इस बात का फायदा जो है वो ग्राविक उठा ले गया क्योंकि उसने प्रिसिला को वहां पर प्लांट कर दिया था। और एक्चुअली उसका प्लान ये था कि जिस दिन फ्यूरी हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा उस दिन जो प्रिसिला है फ्यूरी को मार सकती है। और इस एपिसोड के अंदर हम देख भी सकते हैं कि लास्ट एपिसोड में जिसको फोन किया था प्रिसिला, मतलब प्रिसिला को फोन जिसने किया था वो था हमारा रोडी। जी हाँ, तो रोडी इस एपिसोड के अंदर स्क्रल निकल चुका है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। लेकिन एक छोटा सा मुझे सीन समझ में नहीं आया, वो ये था कि जो रोडी है ना वो एक्चुअली भी एक फीमेल स्क्रल है। जी हाँ, मतलब जो स्क्रल है जो रोडी को इम्पर्सनेट कर रहा है एक फीमेल स्क्रल है। अभी फीमेल स्क्रल कौन है वी हैव नो आइडिया, बट ये कोई भी हो सकता है। हो सकता है ये मारिया हिल हो सकता है ये गाया का कोई और रूप हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक इंटायरली नया कैरेक्टर हो जिसको अभी तक हमने नहीं देखा है और वो ग्राविक के इशारों पर चल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रोडी को इम्पर्सनेट कर रही है एक लेडी स्क्रल है, यानी एक गर्ल स्क्रल है, और ऑब्वियसली वो ग्राविक से प्यार वगैरह करती हुई इसलिए वो उसकी बात को मान रही है। तो रोडी वाले जो स्क्रल है ये मिलता है प्रिसिला से चर्च के अंदर, क्योंकि लास्ट एपिसोड में बोला था कि चर्च में मिलना, उसके बाद वो उसका टास्क देता है कि तुम जाओ और फ्यूरी को मार दो। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिसिला को फ्यूरी से इतना ज्यादा प्यार है कि वो उसको मार नहीं पाती है। यहाँ तक कि फ्यूरी ये बात पूरी सुनता है और वो जानता है कि प्रिसिला मुझे मारने आ रही है, लेकिन प्रिसिला पर उसको इतना ज्यादा बिलीव है, इतना ज्यादा प्यार है कि उसको पता है कि वो मुझे नहीं मारेगी। और दोनों जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में गोली चलाते हैं। इससे मतलब है दोनों ये बात जानते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं मार सकते। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आती है कि जो फ्यूरी है ना वो इस बात को अच्छे से जानता था। बेशक उसको ये नहीं पता था कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है उसके साथ अगर वो प्रिसिला के साथ रहेगा,
लेकिन वो ये बात जरूर जानता था कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्यार करता है या अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो कि जान तो नहीं लेगा एटलीस्ट। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और एंड में फ्यूरी बोलता भी है प्रिसिला को, जो स्क्रल है, कि भाई तुम्हारे पीछे आने वाला ग्राविक क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा। तो वो कहती है कि मैं बड़ी लड़की हूँ, अपना ध्यान खुद ही रख सकती हूँ, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। एक चीज और जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये है ना कि 4 एपिसोड आने के बावजूद भी आप किसी कैरेक्टर को देखकर ये जज नहीं कर सकते कि वेदर ही इज अ स्क्रल और नॉट। और ऐसा पॉसिबल है कि जो की मेंबर्स है जिनको हम स्क्रल समझ रहे हैं वो एक्चुअली में स्क्रल निकले ही ना। हाईली पॉसिबिलिटी है इस बात की कि जो फ्यूरी को हम फॉलो कर रहे हैं ना वो फ्यूरी एक्चुअली में फ्यूरी है कि नहीं, वो एक स्क्रल है। रीजन भी क्योंकि अभी तक हमने फ्यूरी को ना एक भी बार घायल होते हुए नहीं देखा है। और हम ये बात जानते हैं कि जब स्क्रल जो है वो घायल होते हैं तब उनका जो स्क्रल वाला रूप है वो बाहर आ जाता है। सेम इसी तरह से जब डायनोस को बोलने लगती है तो उसकी बॉडी जो है वो स्क्रल में तब्दील होने लगती है। लेकिन पूरे 4 एपिसोड के दौरान हमने निक फ्यूरी को एक बार भी घायल होते हुए नहीं देखा। मेरे हिसाब से ये इंटेंशनल मिक्स डायरेक्शन है हमारे के सारे मार्वल के मेकर्स की तरफ से कि भाई देख लो हम फ्यूरी को घायल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि ये बंदा स्क्रल निकल सकता है। और वो चीज तो बिल्कुल भी मत भूलना कि ट्रेलर के अंदर हमने ऑलरेडी दिखा हुआ है कि जो फ्यूरी है वो स्पेसशिप से आता है और इस फ्यूरी की तरह वो बिल्कुल भी लगता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जिस फ्यूरी को हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं वो फ्यूरी निकले ही ना, वो शायद मारिया हिल हो सकती है या कोई और स्क्रल हो सकता है। अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होगा जो कि 5वें और 6वें एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि 5th एपिसोड और 6th एपिसोड से 2 ही एपिसोड बचे हैं और 2 एपिसोड के अंदर हमें सीक्रेट इन्वेजन की जो कहानी है ना उसका कंक्लूजन देखने को मिलेगा। इस एपिसोड के अंदर हमने देखा लास्ट एपिसोड की तरह ग्रेविक ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और इस बार वो ग्रूट की वाइल्स का इस्तेमाल करता है। अभी 2 पावर्स और बची हैं, शायद वो कल ऑफ का हाथ भी बना सकता है और जो फ्रॉस्ट बीस्ट था यानी थॉर वाला जो बीस्ट था उसकी पावर को भी वो लेकर आ सकता है। ऐसा पॉसिबल है वो 4 पावर को मिलाकर एक सुपर सेल का रूप ले सकता है जो कि एंड में जब फ्यूरियस की फाइट हो रही होगी ना तब हमें देखने को मिलेगा। हालांकि 2 एपिसोड बचे हैं लेकिन मिस्ट्री अभी भी बरकरार है। 4th एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं था, इतनी ज्यादा कोई धूम धमाके वाली बातचीत नहीं थी, सिर्फ डायलॉग्स की मौत थी और साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाई गई जो कि हमें दिखानी चाहिए थी क्योंकि हम ये ज़ूम करके चल रहे हैं कि भाई सीक्रेट इन्वेजन शो है डिसेप्शन का, धोखेबाजी का। लेकिन यहाँ पर जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंटरेक्शन करता है ना वो सीन्स भी इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा इंगेजिंग होते हैं ना जिसका मैं उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। एंड आई एम लविंग एवरी एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। 4 एपिसोड आ चुके हैं, 2 बचे हैं, 2 के अंदर कहानी पूरी खत्म हो जाएगी और ये चीज भी हमें बता दी जाएगी कि भाई एक्चुअली में हमारा कर्नल जेम्स रोड्स कहाँ है। क्योंकि आपको पता है रोडी को किसी स्क्रल ने पकड़ रखा है, एक्चुअल रोडी कहाँ पे है, क्या वो ग्रेविक के पास है या वो कहीं और ही है, अंडरग्राउंड है, कहीं पे काम कर रहा है। आने वाले 2 एपिसोड के अंदर पता चलेगा। अभी ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है क्योंकि सब लोग ये बात जानते हैं कि रोडी की आर्मर्ड वॉर्स की सीरीज आ रही है। तो ये बात कंफर्म है कि इन एपिसोड्स के बाद में ना रोडी की जो आर्मर वॉर्स की सीरीज है वो भी कहीं ना कहीं सीक्रेट इन्वेजन से कनेक्ट होगी, जिसके लिए मैं तो भाई पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आपको 4th एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज वही छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।